हेलो भाई लोगों, राम राम। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, जिसमें से अपन दो तीन कॉन्टिनेंटों के बारे में अपन चर्चा कर चुके थे। आज अपन बात करेंगे मेरे भाई यूरोप महाद्वीप के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और उम्मीद करूंगा कि साथियों आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़कर मज़ा आ रहा होगा, बोरियत फील नहीं हो रही होगी। ठीक है। और जैसे ही आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके लिए बाद में एकदम रिवीजन के लिए तैयार रह जाना मेरे भाई। रिवीजन के अंदर से अपन टॉपिक वाइज अपन करने वाले हैं। जितने भी सवाल पूछे जाएं आपके एकदम बढ़िया तरीके से आपको मिलने वाला है। ठीक है। सारे के सारे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे मेरे भाई। जिस प्रकार से पीवाईक्यू आए हुए हैं, कैसे भी एग्जाम में पूछे हुए वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही किस प्रकार से सवाल पूछ सकती है आरपीएससी, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे मेरे भाई। ठीक है। अभी दो चार क्लास और आएंगे, बाद में आपकी ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूरोप महाद्वीप के बारे में अपन सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, यूरोप महाद्वीप के कौन कौन से पर्वत हैं उनके बारे में अपन देखने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट देखो मेरे भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश द्वीप समूह के बारे में। तो ब्रिटिश द्वीप समूह की तरफ आप चलते हो तो आपको दो प्रकार के पर्वत देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। पहला तो हो जाता है मेरे भाई ग्राम्पियन पर्वत आपको देखने को मिल जाता है, जिसकी स्थिति आपको स्कॉटलैंड में देखने को मिल जाती है, जो यहाँ पर से मैप में दिखा रखा है। दूसरा बात करते हैं पेनाइन्स। तो साथियों इसकी जो स्थिति है वो आपको इंग्लैंड में देखने को मिलती है। इसे साथियों इंग्लैंड की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, बैकबोन ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। याद रखना है कौन से पर्वत को, या फिर याद रखना है भाई पेनाइन्स को कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रख लेना। तो ये था ब्रिटिश द्वीप समूह। और आप चलते हैं अपन आइबेरियन द्वीप समूह की तरफ, तो या फिर आइबेरियन प्रायद्वीप की तरफ अपन चलते हैं। तो देखो साथियों आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले नाम आता है मेरे भाई पिरेनीज का नाम आता है। पिरेनीज है मेरे भाई, ये देखो आपको देखने को मिलेगा जो इस मैप में दिखा रखा है, जिसकी जो स्थिति है मेरे भाई फ्रांस और स्पेन के बीच आपको देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा जो पर्वत आता है मेरे भाई केटा ब्रायन पर्वत आता है, जिसकी स्थिति आती है मेरे भाई उत्तरी स्पेन में आपको देखने को मिल जाती है, जो यहाँ पर से मैप में दिखा रखा है। मैप देख लोगे तो आपका भी काम हो जाएगा, ज़्यादा कोई बोरियत वाली चीज़ें नहीं है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, बहुत बार पूछा जाता है सियरा मोरेनाना के बारे में बात करते हैं। इसकी जो स्थिति है मेरे भाई दक्षिण स्पेन में आपको देखने को मिल जाती है। और बात करें मेरे भाई तो आपको प्रमुख नदियों में बात आती है तो नाम आता है इब्रो। इब्रो नदी है मेरे भाई, जो आपको यहाँ पर से दिखा रखी है। यहाँ से आपके पास में ये कहाँ पर से गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है। दूसरी बात करें तो मेरे भाई नाम आता है टेग्स नदी, जो अटलांटिक महासागर की ओर बहती है। थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन जो फ्रांस है, उस फ्रांस के साथ में आपको जर्मनी के भ्रंश पर्वत देखने को मिलते हैं, उसके बारे में अपन देखते हैं। दो देखो साथियों, यहाँ से जो नाइजर रिवर है वो यहाँ से बहती, राइन नदी है वो बहती है साथियों इस प्रकार से। और इसकी तरफ आपको दो देखने को मिलेंगे। नाम आता है मेरे भाई कौन सा पर्वत आपको देखने को मिलेगा, एक तरफ तो आपको वास जेस पर्वत देखने को मिलेगा, और दूसरा जाता आपको ब्लैक फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। वास जेस के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा, जो राइन नदी की तरफ है। और दूसरा बात करें मेरे भाई जो ब्लैक फॉरेस्ट है मेरे भाई, ये जर्मनी में स्थित आपको देखने को मिल जाता है। ये वाला जो हिस्सा है ये तो आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा, ये वाला जर्मनी में देखने को मिल जाता है। एक आता है मेरे भाई जूरा पर्वत, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जूरा पर्वत मेरे भाई फ्रांस और स्विट्जरलैंड, ठीक है, की सीमा पर स्थित है। दूसरा बात करते हैं हार्ज पर्वत मेरे भाई, तो जर्मनी में है। ये इन पर्वतों को आपको क्या देखा मेरे भाई, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पर्वतों को मिलान कराने वाला सवाल पूछा जा सकता है, थोड़ा सा याद रखना। राइन नदी के बारे में अपन बात करें तो मेरे भाई याद रखना, वास जेस और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच में एक भ्रंश घाटी से बहती है, थोड़ा सा याद रख लेना। इतना याद रख लोगे, ज़्यादा कोई खास चीज़ें इसके अंदर से मैंने नहीं बताई हैं। ठीक है। अब चर्चा कर लेते हैं अपन आल्पस पर्वत के बारे में, या फिर आल्पस पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं आल्पस है, ये यूरोप की प्रमुख वलित पर्वत श्रृंखला है, याद रखना है। इसका जो विस्तार बात करें तो मेरे भाई कहाँ कहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पर से वो आपको देखने को मिलेगा फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, स्लोवेनिया, ठीक है, मोनाको, ये आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से बात करें तो ये थोड़ा सा याद रखना। एक आपको देखने को मिलेगा, नाम आता है मेरे भाई एपेनाइन्स आ जाता है। एपेनाइन्स आ जाता है तो साथियों ये इटली की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, जो मैंने यहाँ पर से बताया था। और यहाँ से साथियों टिबेर नदी है वो बहती है, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है। आगे बात करें तो मेरे भाई नाम आता है अपन दक्षिणी पूर्वी विस्तार की तरफ अपन चलते हैं। तो देखो यहाँ पर से मान रूप से बात की जाए, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा दिनारिक आल्पस देखने को मिलेगा।
दिनारिक आल्प्स के बारे में बात करें तो मेरे भाई याद रखना, स्लोवेनिया और से अल्बानिया के तट के सहारे आपको देखने को मिल जाता है। एक और पर्वत देखने को मिलेगा जो यहाँ पर से देखने को मिल जाता है, नाम आता है उसका साथियों पिडेंट्स पर्वत आपको देखने को मिलेगा, जो ग्रीस में स्थित आता है। एक आता है मेरे भाई जो यहाँ पर से पर्वत श्रृंखला दिखा रखी है, ये बाल्कन पर्वत है जो काला सागर के पास में बाल्कस प्रायद्वीप में आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। अब ये तो बार बार के देख लिए अपन, ठीक है, यूरोप के। अब यूरोप के मध्य वाले हिस्से की तरफ चलते हैं, तो ये रहा आपके पास में मध्य और पूर्वी यूरोप की तरफ अपन चलते हैं, तो आपको दो तीन पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलेगी, उनके बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा भाई मेरे भाई कारपेथियन मिलेगा। कारपेथियन है ये पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया में एक अर्धचंद्राकार लूप का निर्माण करते हैं, जो देखो इस प्रकार से दिखा रखा है, ठीक है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, नाम आ जाता है कास्केस पर्वत, ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। ये काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। कौन कौन से देशों में मेरे भाई, ये रूस, जर्मनी, अजरबैजान, आर्मेनिया में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। और एक और बात याद रखना मेरे भाई कि माउंट एल्ब्रस है ना, वो यूरोप की सर्वोच्च चोटी है, वो रूस में स्थित है, थोड़ा सा याद रख लेना, ज़्यादा कोई खास इसके अंदर से है नहीं। आगे बात करते हैं अपन यूराल पर्वत के बारे में, तो देखो आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा, यूराल पर्वत है ये, एक तरफ आपको यूरोप देखने को मिलेगा और एक तरफ आपको एशिया देखने को मिल जाता है, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हो कि एशिया और यूरोप के बीच में जो प्राकृतिक या फिर नेचुरल बाउंड्री की है, वो यूराल पर्वत के द्वारा डिसाइड की जाती है। इसके बारे में अपन बात करें, देखो इसकी जो स्थिति है वो आपको देखने को मिलेगी मेरे भाई, वो मिल जाएगी रूस और कजाकिस्तान के बीच में आपको देखने को मिलता है, जो यहाँ पर से दिखा रखी है। नदियों के बारे में बात करें तो मेरे भाई यूराल नदी यहाँ से दक्षिण की ओर बहती है, थोड़ा सा याद रख लेना, ज़्यादा कोई खास इसके अंदर से है नहीं। आगे बात करते हैं अपन पश्चिमी यूरोप के पठारों के बारे में, तो पश्चिमी यूरोप के पठारों के बारे में जब बात की जाए तो मेरे भाई सबसे पहले नाम आता है मेसेटा सेंट्रल के बारे में बात करते हैं, जो स्पेन में है, अधिकांश प्रायद्वीप को कवर करता है, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं मैसिव सेंट्रल के बारे में, तो मेरे भाई आपको फ्रांस में देखने को मिल जाता है, ऊपर वाला स्पेन में है, नीचे वाला फ्रांस में आपको देखने को मिलता है। नदियों की तरफ अपन बात करें तो मेरे भाई यहाँ से कौन कौन सी हैं, यहाँ से लोअर और सीन नदियाँ हैं वो निकलती हैं, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। इतना याद रख लोगे काफ़ी आपके लिए। आगे बात करते हैं अपन मध्य यूरोप के पठारों के बारे में, तो मेरे भाई मध्य यूरोप के पठारों के बारे में अपन बात करें तो देखो साथियों कौन कौन से पठार देखने को मिलेंगे। पहला पठार का नाम आता है बेवेरियन पठार आता है, जो मेरे भाई जर्मनी में आपको देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पर से मैप में दिखा रखा है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नाम आ जाता है बोहेमियन पठार है मेरे भाई, ये चेक गणराज्य और पोलैंड के अंदर से आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से साथियों दोनों के दोनों जो पठार हैं ये अत्यधिक खनिजों के समृद्ध क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं यूरोप महाद्वीप के, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ज़्यादा कोई खास है नहीं। आगे बात करते हैं अपन उत्तरी पूर्वी, जो उत्तर पूर्वी और उत्तरी पठारों के बारे में अपन बात करते हैं। देखो कौन कौन से पठार आपको देखने को मिलेंगे, इसमें से आपको ट्रांसिल्वेनियन पठार देखने को मिलेगा, जो रोमानिया में है। दूसरा बात करते हैं फिनो स्कोलैंडियन शील्ड है, जो साथियों नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में आपको देखने को मिल जाता है। ये साथियों क्या है कि बहुत पुराना पठार है, थोड़ा सा याद रखना। इस पठार के अंदर से बात करें तो साथियों लोहा, एस्क और तांबा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई यूरोप की प्रमुख नदियों के बारे में, तो कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ पर से बहती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले जो नदी आती है उसका नाम आता है डेन्यूब नदी आते हैं, तो मेरे भाई ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर साथियों काला सागर तक जाती है, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं राइन नदी, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि भ्रंश घाटी से बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। एक सीन नदी आती है मेरे भाई, जो फ्रांस से निकलती है, जो पेरिस इसी के किनारे स्थित है, थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा मेरे भाई दो तीन नदियाँ और आ जाती हैं, देखो दूसरी नदी का नाम आता है गेरोन और लोअर है, जो फ्रांस में है। इब्रो नदी मेरे भाई स्पेन में है, और टिबेर नदी आपको इटली में देखने को मिल जाती है, जो मैंने यहाँ पर से बता दी गई हैं सारी के सारी। आगे बात करते हैं मेरे भाई, जैसे थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इन पर मतलब परीक्षा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर से लिखा दिया गया है कि कौन कौन सा पठार, कौन कौन सा पर्वत कहाँ पर से आपको देखने को मिल जाता है। पहला बात करते हैं इंग्लैंड के अंदर से साथियों, इंग्लैंड में कौन सा है, पेनाइन्स पर्वत आपको देखने को मिलता है। स्पेन की तरफ बात करें तो केटा ब्राइन और एक आता है मेसेटा सेंट्रल आपको देखने को मिलता है। फ्रांस की तरफ आप चलोगे तो मेरे भाई मैसिव सेंट्रल और जूरा बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा नाम बात करें तो वास जेस आता है, ठीक है, ये फ्रांस के हैं। जर्मनी की तरफ अपन बात करें तो मेरे भाई ब्लैक फॉरेस्ट हॉर्ज, दूसरा नाम आता है बेवेरियन पठार आपको देखने को मिलता है। रूस की तरफ अपन बात करें तो यूराल पर्वत बहुत बार पूछा जाता है, कास्केस और अल्ब्रुस आपको देखने को मिल जाता है। स्कोवेडियन के बारे में बात करें तो मेरे भाई फिनो स्कोडियन शील्ड आपको देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा याद रखना, कभी कभार पूछ लिया जाता है, ठीक है, मिलान वाले क्वेश्चन के अंदर से। अब बात करते हैं अपन, देखो साथियों किस प्रकार से इनका निर्माण होता है।
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक तो वलित पर्वत। वलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? एक आल्पस आता है, दूसरा बात करें तो कारपेथिन आ जाता है, पिरेनीज आ जाता है, कारकेस आ जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना। ये क्या है मेरे भाई? ये नवीन और ऊंचे पर्वत हैं, याद रखना है। एक भ्रंश पर्वत बात करें तो मेरे भाई एक ब्लैक फॉरेस्ट आता है, एक वाह जैसा आता है। ये घिसे हुए और कम ऊंचे हैं होते हैं, थोड़ा सा याद रखना। राइन नदी है मेरे भाई, दो भ्रंश क्षेत्रों मतलब दो भ्रंश के मध्य से बहती है। जो आपको मैंने बताया था कि एक तो आता है वाइजेस आता है, वास जैसा आता है। दूसरा बात करें तो मेरे भाई एक दो पहले वाला जो डायग्राम बताया था ना, वी और बी, इसके अंदर से जो भ्रंश क्षेत्र में से बहती है, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई यूरोप की प्रमुख झीलों के बारे में। तो यूरोप की कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले झील का नाम आता है लाडोगा झील, मेरे भाई यूरोप की सबसे बड़ी झील है, याद रखना है, और रूस में है। दूसरा बात करते हैं दूसरी झील का नाम आता है ओनेगा झील, दूसरी सबसे बड़ी झील है, सेकंड है, ये भी रूस में है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई नाम आता है वार्नर झील, तो मेरे भाई ये तीसरी सबसे बड़ी झील है, याद रखना है, स्वीडन में है। इनका क्रम आपसे पूछा जा सकता है कि तीसरी सबसे बड़ी कौन सी है, आरपीएस से ही क्वेश्चन लेकर आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई साइमा झील, ये चौथी सबसे बड़ी झील है, जो याद रखना, जो फिनलैंड में है, याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। आपसे पहला दूसरा नहीं पूछती है आरपीएस, अब तीसरा पूछेगी, चौथा पूछेगी, ऐसे अटपटे सवाल लेकर आती है, बेतुके के सवाल, ठीक है। और तीनों चारों को मैंने यहाँ पर से दिखा रखा, देखो ओनेगा झील, लाडेगा झील, दूसरा बात कर वार्नर झील आपको देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा नाम आता मेरे भाई हार्डी नल्स वाटरसन नाम आता, तो जो यूरोप की सबसे गहरी झील है, याद रखना है, जिसके अंदर से साथियों सबसे पहले बात करें लाडेगा, और दूसरा नाम आता मेरे भाई ओनेगा को नाम आता है कौन सा, सवीवर जो रिवर है वो जोड़ती है, थोड़ा सा याद रखना कि कौन सी है, सवीवर रिवर है और जोड़ती है। आगे बात करते हैं मेरे भाई नाम आता, देखो यहाँ पर आइबेरिया प्रायद्वीपीय की जो नदियां हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो साथियों कौन कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां हैं उसमें बात करें तो सबसे पहले जो नाम आता है टेगस नदी नाम आता है। टेगस नदी मेरे भाई याद रखना, आपको देखने को मिलेगा मेन रूप से लिस्बन शहर के मुहाने पर है। यह एक अटलांटिक महासागर में गिरती है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से देखो बहती है और बहने के बाद में इधर चली जाती है। दूसरा बात करते हैं इब्रो या फिर एब्रो नदी, जो स्पेन की मुख्य नदी है, याद रखना है, जो इधर से बहती है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं डुएरो नदी, तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा डुएरो कौन सी है, ये भरी, ठीक है। ये भी आगे जाकर किसमें गिर जाती है मेरे भाई, अटलांटिक महासागर में गिरती है। दूसरा बात करते हैं गेरोन नदी। गेरोन नदी के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये ऊपर से आ रही है, देखो यहाँ पर से, तो ये याद रखना मेरे भाई, ये बिस्के की खाड़ी में गिरती है, याद रखना है। पूर्व से पश्चिम की तरफ है, बहाव क्रम है, ये भी थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई, इससे पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अब चलते हैं अपन फ्रांस की तरफ। तो फ्रांस का जो अपवा तंत्र है वो भी देख लेते हैं। ये रहा आपके पास में फ्रांस का अपवा तंत्र। अपवा तंत्र के अंदर से बात करें तो मेरे भाई सबसे पहले जो नाम आता है सीन नदी। सीन नदी के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से जो किनारे के से जो शहर है वो आ जाता है मेरे भाई स्पेन, पेरिस आ जाता है। इसका जो मुहाना है मेरे भाई इंग्लिश चैनल में आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं नाम आता मेरे भाई लोअर नदी के बारे में। तो इसकी विशेषता ये है कि फ्रांस की सबसे लंबी नदी है, याद रखना है। इसका जो मुहाना मेरे भाई बिस्के की खाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। और ये दोनों की दोनों जो नदी है मेरे भाई ये मैसिव सेंट्रल पठारी क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई नाम आता है राइन नदी, जो यूरोप की जीवन रेखा कहा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो उद्गम होता है मेरे भाई आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड से होता है, याद रखना। इसकी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है, याद रखना। इसका जो आर्थिक महत्व बात करें तो मेरे भाई यह कोयला नदी, कोयला रिवर ये अपन बोल सकते हैं, या फिर कोल रिवर कहा जा सकता है, क्योंकि साथ ही यह रूर कोयला क्षेत्र से गुजरती है, थोड़ा सा याद रखना। प्रमुख बंदरगाहों के बारे में बात करें तो मेरे भाई नाम आ जाता है, देखो रोटरडम आ जाता है मेरे भाई, जो यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। और इसका जो मुहाना बात करें तो मेरे भाई उत्तरी सागर में आपको देखने को मिल जाता है। राइन नदी नहीं भूलनी है, पूछनी जाएगी, इंपॉर्टेंट है लाला, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई रोन नदी के बारे में। तो रोन नदी का जो प्रवाह है मेरे भाई ये याद रखना जेनेवा झील से होकर गुजरती है, याद रखना है। इसका जो प्रमुख शहर है मेरे भाई नाम आता है लियोन्स, आपको देखने को मिल जाता है। इसके बारे में बात करें तो मेरे भाई लियोन्स फ्रांस का रेशम वस्त्र उद्योग केंद्र है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। और इस नदी का मेरे भाई जो मुहाना मुख्य रूप से बात करें तो देखो लियोन्स की खाड़ी या फिर भूमध्य सागर बोल सकते हो, इसका मुहाना यहाँ पर से देखने को मिल जाता है, ठीक है। इतना याद रख लेना काफ़ी है। आगे बात करते हैं मेरे भाई इटली की नदियों के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है पो रिवर के बारे में बात करते हैं। पो है साथियों इटली की गंगा, इसको कहा जाता है, ठीक है। और बात करें तो साथियों यह
लैम्बार्डी के मैदान से बहती है जहाँ पर से चावल की खेती की जाती है। किनारे बसे हुए शहर के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, आ जाता कौन सा, मिलान आ जाता है। और दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नाम आ जाता है जो वस्त्र के लिए, फैशन वस्त्र के इसके लिए जाना जाता है। जो टूरिन है मेरे भाई, ये ऑटोमोबाइल के लिए फेमस माना जाता है, थोड़ा सा याद रखना। इसका जो मुहाना है मेरे भाई, एड्रियाटिक सागर में आपको देखने को मिल जाता है। एक आता है मेरे भाई टिबेर नीवर, तो ये साथियों रोम शहर इसके तट पर बसा हुआ है, याद रखना है। और इसका जो मुहाना मेरे भाई, याद रखना, टाइटेरियन सागर आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना। इस मैप से देख लोगे तो भी आपको याद रह जाएगा। आगे बात करते हैं मेरे भाई मध्य यूरोप या जर्मनी और पोलैंड के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसमें से सबसे ऊपर ही ऊपर आपको देख रही है, देखो यहाँ पर से इस मैप में थोड़ा सा जूम इन करता हूँ मेरे भाई, ये कौन सी आती है, एल्ब नदी आपको देखने को मिल जाती है। इसके बारे में बात करते हैं, देखो मेरे भाई एल्ब नदी है, ये हैम्बर्ग शहर पर स्थित, हैम्बर्ग शहर स्थित है इसके ऊपर, ठीक है। दूसरा बात करते हैं चेक गणराज्य में बहती है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं ओडर नदी, जो मैंने यहाँ पर से दिखा रखी है। तो ओडर नदी है मेरे भाई, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, नाम आता है मेरे भाई विस्तुला रिवर के बारे में बात करते हैं। दो पोलैंड की राजधानी वारसा इसके किनारे है, तो ये भी याद रखना। और यह साथियों बाल्टिक सागर में जाकर गिरती है। एक आते हैं मेरे भाई स्प्री नदी के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन इसके किनारे है, और साथियों थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। और ये साथियों इसकी जो है हेवल की सहायक नदी है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। अब चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, ग्रेट ब्रिटेन की प्रमुख नदियों के बारे में। तो ग्रेट ब्रिटेन की प्रमुख नदियों के बारे में बात करें तो मेरे भाई सबसे पहले नाम आता है थेम्स रिवर, नाम आता है। इसका जो तटीय नगर है मेरे भाई लंदन है। इसका जो मुहाना है उत्तरी सागर आपको देखने को मिल जाता है। डोवल जलमरुद मरुद मध्य आपको देखने के पास आपको देखने को मिल जाता है। तो साथियों ये भी याद रखना, और ये एक व्यापारिक के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं डेन्यू नदी के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय नदी इसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है और पूछी जाएगी, ठीक है। पहले बात करते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो मेरे भाई याद रखना, एक ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से इसका उद्गम होता है। इसका जो विस्तार है मेरे भाई यूरोप के 10 देशों से होकर बसती है, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। और बात करें इसके बारे में तो 10 देश आपसे पूछेगा नहीं, तो थोड़ा सा याद रखना। इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो वोल्गा के बाद में यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, याद रखना। इसका जो मुहाना वो आपको ब्लैक सी देखने को मिल जाता है, बोले तो काला सागर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं डेनब्यू के किनारे 4 जो बसी राजधानियाँ उनके बारे में बात करते हैं। देखो कौन कौन सी है, यहाँ पर इस मैप में आपको देखने को मिलेगा। वियना है जो ऑस्ट्रिया की है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है स्कोलाविया की। दूसरा नाम आता है स्कोस्लाविया की, ब्रातिस्लावा जाती है। एक हंगरी की बुडापेस्ट आपको देखने को मिलता है। सर्बिया में बात करें तो मेरे भाई नाम आता है यहाँ पर से बेलग्रेड आ जाता है। तो ये 4 राजधानियाँ हैं, याद रखना है, या राजधानियों का नाम जरूर पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं अपन पूर्व यूरोप की नदियों के बारे में। तो पूर्व यूरोप की नदियों के बारे में जब चर्चा होती है तो मेरे भाई नाम आता है निपर नदी के बारे में। दो यूरोप की प्रमुख नदी है जो काला सागर में गिरती है, बहुत बार पूछी जाती है, याद रखना है। निस्टर नदी के बारे में बात करें तो मेरे भाई नाम आता है यहाँ पर से निस्टर नदी का, जो कार्पेथियन पर्वत से निकलती है और काला सागर में गिर जाती है। डॉन नदी के बारे में बात करते हैं तो साथियों यह अजोव सागर से गिरती है, थोड़ा सा याद रखना, बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं मेरे भाई डेनेस्टेक रिवर के बारे में। तो साथियों ये डॉन की सहायक नदी है, याद रखना है, ठीक है। और यह क्षेत्र कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है। और बात करें मेरे भाई वल्दाई पहाड़ियाँ, जो रूस में प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल भी मानी जाती है, थोड़ा सा ये भी याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं अपन जो यूरेशियाई स्टेपीज हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा यूरेशियाई स्टेपी। इसका होता क्या मेरे भाई, तो सबसे पहले बात करें तो साथियों ये यूरोप और यूरेशिया के बीच में जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं उनको कहा जाता है यूरेशियाई स्टेपीज कहा जाता है, ठीक है। इसका विस्तार बात करें तो मेरे भाई जो पश्चिमी स्टेपी है मेरे भाई यूक्रेन और रूस में है, अब जो काला सागर के उत्तर में आपको देखने को मिल जाती है। और पूर्व की तरफ आप चलोगे तो मेरे भाई ये मंगोलिया और चीन तक आपको देखने को मिल जाता है। इसका महत्व बात करें तो मेरे भाई आपको देखने को मिलेगा, मेन रूप से बात करें तो इसका जो ऐतिहासिक महत्व के रूप में साथियों खाना बदोश साम्राज्य का मार्ग भी रहा था, ये थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मेन रूप से बात करें तो परीक्षा की तथ्य आपको दिखा रखी हैं। लंदन के अंदर से टेम्स आ जाती है, पेरिस में सीन आ जाती है, बर्लिन में स्प्री आ जाती है, रोम में टिबेर आ जाती है, वियना या फिर बुडापेस्ट में डेनब्यू आ जाती है। दूसरा बात करें तो मेरे भाई नाम आता है वारसा आ जाता है मेरे भाई। वारसा के बात करें तो वारसा में कौन सी नदियाँ, देखो विस्तुला आ जाता है, ठीक है। दूसरा बात करें लियांस में रोन आ जाती है, और लिम्बसन के अंदर से बात करें तो टेगस आ जाती है, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई वोल्गा नदी के बारे में। वोल्गा का जो उद्गम होता है वल्दाई पहाड़ियों से होता है, याद रखना। इसका जो मुहाना होता है वो कैस्पियन सागर में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करें तो मेरे भाई ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट अलावा, ठीक है।
आगे बात करते हैं, इसका जो अपवा क्षेत्र है पूर्ण रूप से रूस में आपको देखने को मिल जाता है। इस नदी बेसिन में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं, थोड़ा सा याद रखना। संसाधनों के बारे में बात करें तो साथियों इस बेसिन क्षेत्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार आपको थोड़ा सा याद रखना है। और इसकी जो 2-3 नदियां हैं, सहायक नदियां कामा और ओका, आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके बारे में, यूराल नदी के बारे में। तो यूराल नदी है तो यूराल पर्वत से निकलती है, रूस से निकलती है। अपवा क्षेत्र मेरे भाई याद रखना, रूस और कजाकिस्तान आपको देखने को मिल जाता है। इसका जो मुहाना वो कैस्पियन सागर में आपको देखने को मिल जाता है। और कजाकिस्तान में साथियों ये नदी पक्षियों के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है लाला। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका महत्व। बात करें तो साथियों एशिया और यूरोप के मध्य प्राकृतिक सीमा है। ठीक है, मेन रूप से बात की जाए। दूसरा बात करते हैं तो बेसिन क्षेत्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाते हैं। यहाँ स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा घास के मैदानों के बारे में। यूरोप के अंदर से जो स्टेपी घास के मैदान उनके बारे में, तो ये रहा आपके पास में घास के मैदान। देखो साथियों, सबसे पहले बात करें तो साथियों इसका जो प्रकार है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। इसका जो विस्तार है यूरेशिया, यूरोप और एशिया में, विशेष करके यूक्रेन और रूस में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से साथियों चर्नोजम मर्दा पाई जाती है। ठीक, मर्दा है, चर्नोजम की दृश्यता उपजाऊ होती है। और वर्षा बात करें तो 25 से 50 सेंटीमीटर आपको देखने को मिल जाता है। अब इनका जो क्षेत्रीय नाम है उनके बारे में अपन बात करते हैं। देखो साथियों, हंगरी में इनको साथियों नाम आता है पुस्ताज कहा जाता है, और चीन में साथियों मंचूरिया कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। वनस्पति बात करें तो मेरे भाई छोटी और पौष्टिक घास यहाँ पर से पाई जाती है। और मेन रूप से बात करें तो पशुपालन और गेहूं के कर्चे के लिए विश्व, मतलब कि इसको गेहूं के कर्चे के लिए फेमस मानी जाती है। ठीक है, और विश्व की रोटी की टोकरी के रूप में इसको कहा जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते हैं मेरे भाई यूनाइटेड किंगडम के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहला बात करते हैं कौन सा, स्कॉटलैंड के बारे में अपन देखते हैं। पहला तो नाम आता है मेरे भाई कौन सा, यहाँ पर से स्कॉटलैंड के अंदर से क्लाइड घाटी आ जाता है, जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई मेन रूप से बात की जाए, ग्लासगो आ जाता है। ग्लासगो जो लोहा इस्पात और जलयान निर्माण के लिए फेमस होता है। दूसरा बात करते हैं एडिनबर्ग, मेरे भाई ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए फेमस होता है। डूंडी, तो मेरे भाई ये पहली जूट मिल है जो जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, थोड़ा सा याद रखना। उत्तरी आयरलैंड की तरफ अपन चलते हैं तो सबसे पहले नाम आता है बेलाफास्ट का नाम आता है, जो साथियों जल निर्माण और प्रमुख केंद्र माना जाता है इनका। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई यूनाइटेड किंगडम के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में और अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो यहाँ पर से मेन रूप से बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग हो गया, लोहा इस्पात उद्योग हो गया, इंजीनियरिंग उद्योग आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं मेरे भाई फ्रांस के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। देखो साथियों कौन कौन से आपको फ्रांस के देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, पहला बात करें, पहला इधर देखते हैं अपन बोर्डो, तो शराब उद्योग के लिए फेमस माना जाता है। दूसरा बात करते हैं लीले, ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस माना जाता है। दूसरा बात करते हैं पेरिस, जो फैशन और ऑटोमोबाइल के लिए फेमस माना जाता है। लोरेन बात करें तो मेरे भाई ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए फेमस होता है। लियोन बात करें तो मेरे भाई ये रेशम उद्योग के लिए फेमस माना जाता है। और टूलज के बारे में बात करें तो टूलूज के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये विमान उद्योग के लिए फेमस माना जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते हैं मेरे भाई जर्मनी के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। तो सबसे पहले नाम आता है हैम्बर्ग, तो मेरे भाई जलयान उद्योग के लिए फेमस, जलयान निर्माण के लिए फेमस होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, एक आपको देखने को मिलेगा सक्सोनी क्षेत्र, तो मेरे भाई यहाँ पर से जाता है सबसे पहले लिमजिंग, जो ऑप्टिक के लिए फेमस होता है। दूसरा बात करते हैं डेंड्रेड, तो चीनी मिट्टी के लिए फेमस माना जाता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा फ्रैंकफर्ट, तो ये वित्तीय केंद्र आपको देखने को मिल जाता है। एक और बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से ऑटोमोबाइल के लिए फेमस माना जाता है। देखो इसमें से आपको म्यूनिक और स्टटगार्ट देखने को मिलेगा, जो ऑटोमोबाइल के लिए फेमस माना जाता है। एक आता है मेरे भाई रूर और राइन, जो है मेरे भाई जो काला प्रदेश है, जो कोयला और भारी उद्योग के लिए फेमस माना जाता है, थोड़ा सा याद रखना। ये जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश से बहुत बार पूछा जाता है। अब यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, देखो परीक्षा विशेषांक भी दे रखा है, जिससे सवाल पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर से दे रखा है डूंडी, जो जूट उद्योग के लिए फेमस होता है। लियोन बात करें तो मेरे भाई रेशम उद्योग के लिए फेमस माना जाता है। ठीक है, चैंपियन बात करें तो शराब उद्योग के लिए फेमस होता है। रूर बेसिन बात करें तो मेरे भाई काला कोयला और भारी उद्योग के लिए फेमस होता है। डेड्रन बात करें तो मेरे भाई चीनी मिट्टी के लिए फेमस मानता है। टूलूज के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये विमान उद्योग निर्माण के लिए फेमस होता है। दूसरा बात करते हैं स्टटगार्ट के बारे में, बात करें तो मालगाड़ी मोटर गाड़ी के लिए आपको फेमस होता है। बेलफास्ट के बारे में बात करें तो मेरे भाई जल निर्माण के लिए माना जाता है, थोड़ा सा याद रखना। इनसे मिलान वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये किसके लिए माना जाता है, ये किसके लिए माना जाता है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है, थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई फेको बेल्जियम के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। ठीक है, इसमें से सबसे पहले आपको देखने को प्लेट्रेस औद्योगिक प्रदेश, जो उत्तरी पश्चिमी बेल्जियम तथा सीमावर्ती फ्रांस में आपको देखने को मिलेगा। इसमें से आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले एडवर्प, तो मेरे भाई ये एडवर्प है ना, ये हीरा तराशना और व्यापार के लिए फेमस होता है। दूसरा बात करते हैं घेंट, तो मेरे भाई ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस होता है। दूसरा बात करते हैं सांब्रो म्यूज है मेरे भाई, ये कोयला क्षेत्र के लिए फेमस होता है। दूसरा बात करते हैं साब्रो कैंपाइन औद्योगिक प्रदेश है, वो जो लीज है वो पिस्तौल इनके लिए फेमस माना जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है देखो यहाँ पर
बेनेलक्स देश के बारे में बात करते हैं तो साथियों इसको निम्न भूमि देश भी कहा जाता है। बी में साथियों बेल्जियम आ जाता है, नी से नीदरलैंड आ जाता है और लक्समबर्ग आपको देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से इनका संयुक्त रूप को क्या करता है मेरे भाई, बेनेलक्स कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना। आगे बात करते हैं मेरे भाई पोलैंड औद्योगिक क्षेत्र के अंदर से। तो पोलैंड औद्योगिक क्षेत्र के बारे में जब चर्चा होती है तो मेरे भाई सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, मेन रूप से बात की जाए, साइलेशिया कोयला क्षेत्र देखने को मिलेगा, जो चेक रिपब्लिक आपको देखने को मिलेगा, पोलैंड, जर्मनी, इसमें से आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं लार्ड्स के बारे में, तो साथियों इसको पोलैंड का मैनचेस्टर कहा जाता है, याद रखना है। ये किसके लिए फेमस है, ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस माना जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। आगे बात करते हैं मेरे भाई यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन के संसाधन और उद्योगों के बारे में बात करते हैं तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं, नाम आता है लोहा इस्पात उद्योग के अंदर से। इसमें से आपको देखने को मिलेगा क्रीमिया प्रायद्वीपीय मिलेगा और दूसरा आता है मेरे भाई, मेन रूप से बात करें तो नाम आता है क्रिवो रोग, ये आपको देखने को मिलेगा। दोनों के दोनों साथियों क्या हैं, लोहा इस्पात उद्योग के लिए फेमस बनते हैं। डोन नदी बेसिन के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, ये तो यहाँ पर से कोयला मिलता है दोनों के अंदर से, डोनबक्स मिलेगा और दूसरा आता है मेरे भाई डेनेक्स का आपको अंदर से आपको देखने को मिलेगा। दोनों के दोनों जो क्षेत्र हैं वो कोयले के लिए जाने जाते हैं यूक्रेन के अंदर से। आगे बात करते हैं मेरे भाई इटली के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। इसमें से बात की तो सबसे पहले बात करें तो मिलान है, जो फैशन उद्योग के लिए फेमस माना जाता है। साथियों इसको इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है और इसमें से सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी फेमस माना जाता है। इसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, मेन रूप से बात की जाए तो नाम आता है देखो ट्यूरिन आ जाता है, ट्यूरिन के साथ में एक नेपलस आता है। ये दोनों के दोनों साथियों ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस आते हैं। यहाँ पर से बात करें तो नेपलन तो इधर आ जाता है, ट्यूरिन इधर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं स्पेन के अंदर से, ठीक। स्पेन के अंदर से अपन देखते हैं मेरे भाई कोटलेनिया क्षेत्र के बारे में। कोटलेनिया के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, याद रखना यह आता है इबेरियन प्रायद्वीपीय और साथ ही जिसमें से स्पेन और पुर्तगाल के अंदर से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं बार्सिलोना के अंदर से, तो बार्सिलोना में मेरे भाई ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस माना जाता है, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं विलबाओ, तो जो लोहा इस्पात उद्योग के लिए फेमस माना जाता है, थोड़ा सा याद रखना। जो इस क्षेत्र में आपको गोला कर रखा दिखा रखा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब अपन देखते हैं कि स्केवेडियन और नॉर्विक देशों के बारे में देखो, नॉर्डिक देशों के बारे में। स्केवेडियन और नॉर्डिक देश हैं, देखो कौन कौन से हैं। स्केवेडियन देश के बारे में बात करते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आपको देखने को मिलता है। इसका जो प्रमुख उद्योग है डेयरी उद्योग है, कागज उद्योग, लुगदी उद्योग फेमस माना जाता है, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। इधर बात करें देखो मेरे भाई, इसमें से नॉर्डिक देशों में स्कोवेडियन देश के साथ में फिनलैंड आ गया, फिनलैंड के साथ में आइसलैंड और फेरो द्वीप समूह का कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई बाल्टिक देशों में, तो बाल्टिक देशों के अंदर से आपको देखने को मिलेगा ELL, आपको याद रखना है, ठीक है। बाल्टिक देशों में ELL आपको याद रखना, तो मेरे भाई यहाँ पर से एल्टोनिया, एल्टोनिया के बाद में दूसरा नाम आता है लातविया और दूसरा नाम आता है लिथुआनिया, ये थोड़ा सा याद रखना, दोनों के दोनों हैं, थोड़ा सा तीनों याद रखना भाई, ये बाल्टिक देश हैं। आगे बात करते हैं मेरे भाई जूटलैंड प्रायद्वीपीय और कील नहर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जूटलैंड प्रायद्वीपीय बात करते हैं मेरे भाई, ये डेनमार्क और जर्मनी का भाग माना जाता है। कील नहर के बारे में बात करते हैं, यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना। एल्ब नदी के मुहाने इसके पास में स्थित है, थोड़ा सा ये भी याद रख लेना मेरे भाई। अब बात कर लें तो कुछ जल डमरू मध्य के बारे में बात करते हैं। देखो प्रमुख जल डमरू मध्य जो काला सागर क्षेत्र में है उसके बारे में बात करते हैं। देखो साथियों काला सागर है, काला सागर और दूसरा नाम आता है मेरे भाई मारमारा सागर है। इन दोनों के मध्य साथियों नाम आता है कौन सा आता है, बास्फोरस आता आपको देखने को मिलता है। दूसरा नाम आता है मेरे भाई मारमारा नाम आता है मेरे भाई मारमारा सागर है। इसके साथ में एक और नाम आता है मेरे भाई, कौन सा आता है, एजियल सागर आपको देखने को मिलेगा। वो आपको देखने को मिलेगा भाई डार्डोनल्स आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखने नाम, ठीक है। एक जल संधि भी आपको थोड़ी सी याद रखनी है, नाम आता है मेरे भाई कर्च जल संधि, जो अजो सागर है और अजो सागर को साथियों काला सागर से जोड़ती है, थोड़ा सा ये भी याद रख लेना मेरे भाई, जो यहाँ पर से आपको मैप में दिखा रखा आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं थोड़ा सा कृषि के प्रकारों के बारे में। तो देखो साथी यहाँ पर से आपको देखने को मिला कृषि के जो प्रकार है उसको दो भागों में बांटा गया, एक निर्वाह कृषि, एक वाणिज्यिक कृषि, फिर अन्य कृषि कहा जाता है। निर्वाह कृषि के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको आदिकालीन निर्वाह कृषि देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको स्थानांतरित कृषि के अंदर से देखने को मिलता है। एक गहन निर्वाह कृषि मेरे भाई, इसमें से चावल प्रधान और चावल रहित दो प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक आता है मेरे भाई वाणिज्यिक या फिर अन्य कृषि में, जिसमें से रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि आते हैं, मिश्रित कृषि आते हैं, डेयरी कृषि आपको देखने को मिल जाता है, जो भूमध्य सागरीय कृषि आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाती है, ठीक है। मोटा मोटी तौर पर आप थोड़ा सा मैंने यहाँ पर से इसको डिटेल में बताया है, इसको अपन आगे चर्चा कर लेंगे दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर से, ठीक है।
तो ये था मेरे भाई आपका यूरोप कॉन्टिनेंट, यहाँ पर से मेन मोटा मोटी तौर पर यहाँ पर से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जैसे आपकी जो रिवीजन वाली क्लासेज हैं उसको लेना मत भूला मेरे भाई, उसमें से आपको क्वेश्चन किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, वैसे अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, एक दो कॉन्टिनेंट और क्लासेज आएंगे, जिस प्रकार से आपके जो सारे कॉन्टिनेंट क्लास पूरी हो जाएंगे उसके बाद में आपकी जो रिवीजन वाली क्लास आएगी उसको लेना मत भूलना। उसमें से आपका एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा, जो चीज़ें बच जाती हैं इस नोट्सों के अंदर से वो वहाँ पर से आपको एमसीक्यूज में करा दी जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लेना। हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर से आपको उपलब्ध हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।